Assalamu alaikum dear students of class 4. Hope you are all fine. Alhamdulillah, I am also fine. माशाल्लाह से आप अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और साथ साथ आप रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं। जो बच्चे काम नहीं कर रहे हैं वो भी काम करना शुरू कर दें। तो चलें हम अपनी आज की डायरी शुरू करते हैं। डायरी शुरू करने से पहले मेरे साथ मिलके इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ें। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म इजाफ़ा फरमा। तो प्यारे बच्चों, जो आज का हमारा SLO है वो है इंटरप्रेट दैट human actions such as urbanization, pollution and deforestation affect the food chain in an ecosystem. इंटरप्रेट का मतलब होता है वजाहत करना, तशरीह करना। हमने बताना है कि जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं, जो हम काम करते हैं, जैसे कि अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन का मतलब है जो लोग गांव से उठ के जो शहर में आते हैं, इसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। पॉल्यूशन, आलूगी है, डिफोरेस्टेशन, जंगलात का कटाव। अफेक्ट द फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक फूड चेन को डिस्टर्ब कर रही है। जो हमारी फूड चेन है, अब फूड चेन क्या है? एनर्जी का ट्रांसफ़र होना। एक स्पीशी से, एक जगह से एनर्जी का दूसरी स्पीशी में ट्रांसफ़र होने को हम फूड चेन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है, सो दिस इज़ कॉल्ड अ फूड चेन। तो जब ये सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन और डिफोरेस्टेशन, इसका अफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? इसका अफेक्ट फूड चेन के ऊपर पड़ता है, जिससे हमारा इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होता है। तो ये हमारा आज का SLO है। ये हम आगे इसकी और डिटेल पढ़ेंगे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 36 पे आए। हमारे पास एक पॉइंट है, डिस्टर्बेंस इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में कैसे डिस्टर्बेंस होती है। बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब एन इकोसिस्टम बाय इंटरप्टिंग अ फूड चेन। जो अब हमारे पास एक इकोसिस्टम है वो दो तरह से डिस्टर्ब हो सकता है। या तो ह्यूमन के ज़रिए से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के ज़रिए से हम कर सकते हैं, या नेचुरली तौर पे हो सकता है, कुदरती तौर पे हो सकता है। एक फूड चेन ख़राब होगी, अब फूड चेन ख़राब होने से पूरा इकोसिस्टम ख़राब होगा। नेचुरल फैक्टर्स इंक्लूड चेंजिंग क्लाइमेट। अब नेचुरल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं? पहला फैक्टर है चेंजिंग क्लाइमेट, अगर हमारी आबो हवा चेंज हो। एंड नेचुरल डिसास्टर्स, और कुदरती आफात आ जाते हैं, सच एज फ्लड, जैसे कि सैलाब है, अर्थक्वेक्स, ज़लज़ले, ETC। ह्यूमंस आर डिस्टर्बिंग इकोसिस्टम्स इन मैनी वेज सच एज अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन एंड डिफोरेस्टेशन। अब इंसान है वो बहुत से तरीक़ों से जो है वो हमारे इकोसिस्टम को हम अपने इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन एंड डिफोरेस्टेशन। इनकी डिटेल अब हम नीचे पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन जो है वो लोग विलेज से उठ के, गाँव से उठ के जो सिटीज़ में आते हैं। हम जैसे कि अपने लाइफस्टाइल को बेटर बनाने के लिए कोई भी प्रीवियस जगह से उठ के अगली जगह पे आते हैं, अच्छी जगह पे आते हैं, तो उसको हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। पीपल मूव फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़ फॉर अ बेटर लिविंग। लोग गाँव से, देहातों से शहरों में आते हैं अच्छी ज़िंदगी के लिए। दिस इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन सिटीज़ इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। इसकी वजह से क्या हो रहा है? शहरों में जो लोगों की आबादी है वो ज़्यादा हो रही है, इसी को हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। व्हेन अर्बनाइजेशन राइजेज, जब अर्बनाइजेशन में इजाफा होता है, ह्यूमन एक्टिविटी सच एज बर्निंग फ्यूल्स, डंपिंग ऑफ वेस्ट, ETC इंक्रीज। तो जो इंसानी सरगर्मियाँ हैं, फॉर एग्जाम्पल है बर्निंग फ्यूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होगा, कूड़ा करकट ज़्यादा से ज़्यादा होगा और वो सिटीज़ में जमा होगा फिर, विच लीड्स टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड डिफोरेस्टेशन। जिसकी वजह से क्या होता है कि माहौलियाती आलूदगी फैलती होती है और डिफोरेस्टेशन की जाती है। जाहिर सी बात है, अगर ज़्यादा आबादी होगी तो जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी, तो उसकी वजह से क्या करते हैं कि डिफोरेस्टेशन की जाती है, जंगलात को ख़त्म किया जाता है ताकि वहाँ भी घर बनाए जा सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पॉल्यूशन। ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस टू एयर, वाटर एंड लैंड। इंसानी सरगर्मियों की वजह से जो है नुकसानदा सब्सटेंसेस हवा में, वाटर में और लैंड में जो है वो आ रहे हैं। दीज सब्सटेंसेस डिस्टर्ब द नेचुरल इन्वायरमेंट। इन सब्सटेंसेस की वजह से जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, कुदरती माहौल है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। दिस डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड पॉल्यूशन। इस डिस्टर्बेंस को हम कहते हैं कि ये पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, एग्जाम्पल एयर, वाटर एंड लैंड्स एंटर अ फूड चेन। अब जो हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन आई है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी एयर में पोल्यूशन है, वाटर में है, लैंड में है, तो वो पोल्यूशन कहाँ जाएगी? वो गंदगी कहाँ जाएगी? फूड चेन में जाएगी। फूड चेन में किसके ज़रिए से जाएगी? प्लांट्स के ज़रिए से, एनिमल्स के ज़रिए से, विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टेंट विद दिस पोल्यूशन। जो कि डायरेक्ट जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स वगैरह में जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, फ़िश एब्जॉर्ब टॉक्सिक मटेरियल्स फ्रॉम वाटर। अब जो फ़िश है वो टॉक्सिक मटेरियल्स कहाँ से अपने अंदर लेकर जाती है? पानी से। और पानी में पोल्यूशन कहाँ से आती है? जो भी हम बर्निंग वगैरह करते हैं या वेस्ट वगैरह फेंकते हैं, वहाँ से वाटर में जाएगी और वो सिर्फ फिर फ़िश के ऊपर अफेक्ट करेगी।
दे आर कंज्यूम्ड बाय बर्ड्स और अदर एनिमल। अब जो फिशेज हैं वो बर्ड्स खाएंगे या दूसरे जानवर खाएंगे। इन दिस वे पॉल्यूशन ट्रांसफर टू अदर लेवल ऑफ अ फूड चेन एंड अफेक्ट इट नेगेटिवली। इस तरह से जो है वो पोल्यूशन ट्रांसफर होती है एक स्पीशी से दूसरी स्पीशी में, और फिर इसके असरात जो है वो मनफी होते हैं, बुरे असरात हम पर पड़ते हैं। मोर एवर फिश और आल्सो कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस डायरेक्टली। फिशेस को जो है हम इंसान भी डायरेक्टली खाते हैं, विच मे कॉज हार्मफुल इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ पर नुकसानदेह असर होता है। पेज नंबर 37 पे आए। हमारे पास एक पॉइंट है डिफोरेस्टेशन, जंगलात की कटाई या जंगलात का कटाव। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट अफेक्ट द इन्वायरमेंट इन सो मैनी वेज। अगर हम फॉरेस्ट को काटते हैं, जंगलात को काटते हैं, तो वो हमारे माहौल पर बहुत सारे तरीकों से असर करता है। इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ। सबसे पहले जो इसका असर होगा कि वाइल्ड लाइफ में कमी आएगी, जंगलाती जो जिंदगी है, जंगली जानवर वगैरह में कमी आएगी। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, घर तबाह होंगे। क्लाइमेट चेंज, आबोहवा में तब्दीली आएगी। लॉस ऑफ प्लांट स्पीशीज, प्लांट की डिफरेंट स्पीशीज में कमी आएगी। ईडीसी डिफोरेस्टेशन में डिस्टर्ब द बैलेंस इन अ फूड चेन बाय रिमूविंग और रिड्यूसिंग द प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ अ फूड चेन। डिफोरेस्टेशन से क्या होगा कि कंज्यूमर्स या प्रोड्यूसर्स में कमी आएगी, और हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर एक फूड चेन में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, किसी भी चीज़ की कमी आती है, इन सब का बैलेंस ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई एक भी कम होगा तो हमारा पूरे का पूरा जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा। इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन इज नेसेसरी सो डैट, इकोसिस्टम प्रिजर्वेशन का मतलब है कि हमें अपने इकोसिस्टम की हिफाजत की ज़रूरत है, सो डैट वेरियस लाइफ प्रोसेस में कंटिन्यू, ताकि जो हमारे ज़िंदगी के प्रोसेस है वो कंटिन्यू हो सके, कंटिन्यू रह सके। ह्यूमंस नीड टू टेक सर्टन एक्शंस टू प्रिजर्व इकोसिस्टम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। इंसानों को ज़रूरत है कि वो चीज़ों के गैर ज़रूरी इस्तेमाल से बचें और कुछ एक्शंस ले जिससे हमारा इकोसिस्टम जो है वो सेफ़ रह सके। सो ये हमारी आज की रीडिंग थी। इसमें हमने पढ़ा कि एक इकोसिस्टम जो है उसमें किस तरह से डिस्टर्बेंस आ रही है, अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन और डिफोरेस्टेशन पॉइंट हमने इसमें पढ़े कि ये जो है वो फैक्टर्स हैं जो हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन, लोगों का गांव से उठ के शहरों में जाना। पॉल्यूशन क्या है, गंदगी का फैलना, गंदगी को हम पॉल्यूशन कहते हैं। वो पॉल्यूशन कोई भी हो सकती है, वाटर, एयर, लैंड। एंड नेक्स्ट था हमारे पास डिफोरेस्टेशन, जंगलात का काटना, जंगलात का कटाव, जंगलात को ख़त्म करना जो है वो डिफोरेस्टेशन होती है। पेज नंबर 38 पे आए। पेज नंबर 38 हमारे पास कंप्लीट है। यहाँ पर हमारे पास पहले एक्टिविटी 2.9 है। नेक्स्ट हमारे पास की टेकअवेज है। प्यारे बच्चों, की टेकअवेज में हमें पूरे चैप्टर की समरी बताई होती है कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट से इकोसिस्टम बनता है, इकोसिस्टम के आगे फैक्टर्स हैं, बायोटिक, एबायोटिक। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम किस टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कोई भी चीज़ अगर इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करती है तो उसका फैक्ट जो है वो पूरी हमारे ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि हम इकोसिस्टम को कैसे, इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम को कौन सी चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन एंड डिफोरेस्टेशन। तो ये पॉइंट्स आपने सारे रीड करने हैं अच्छे तरीके से। चलिए हम अपनी एक्टिविटी देखते हैं। हमारे पास एक्टिविटी है 2.9, राइट द नेम ऑफ एनी 3 इकोसिस्टम्स and list down their biotic and abiotic components. Collect pictures of biotic and abiotic components of these ecosystems. Paste them on chart paper. Explore the relationship between the component and share your findings with your teacher and classmate. तो वो हमें कह रहे हैं कि हमने कोई से भी 3 तरह के इकोसिस्टम्स के नाम बताने हैं, फिर उनके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट बताने हैं, उनकी पिक्चर्स लेके एक चार्ट पेपर पे हमने पेस्ट करनी है और उनके दरमियान रिलेशनशिप बताना है। तो चले मैं आपको 3 इकोसिस्टम्स और उनके नाम बता देती और उनके बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स बता देती हूँ। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सीवर्क है वो यही क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी 3 इकोसिस्टम्स एंड लिस्ट डाउन देयर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो चलें इसका आंसर देखते हैं। फॉरेस्ट, पहला इकोसिस्टम हम लिख लेते हैं फॉरेस्ट। इसका बायोटिक कंपोनेंट है ट्रीज और एनिमल्स, एंड एबायोटिक कंपोनेंट में हम लिख लेते हैं सॉइल, सनलाइट, वाटर। दूसरा इकोसिस्टम हम देख लेते हैं फ्रेश वाटर। इसके बायोटिक कंपोनेंट में है फिश, एल्गी, बैक्टीरिया, और एबायोटिक कंपोनेंट में है वाटर, सनलाइट। तीसरा इकोसिस्टम हम देख लेते हैं डेजर्ट। इसके बायोटिक कंपोनेंट में है कैक्टी एक प्लांट है, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, और एबायोटिक में है सैंड, रॉक्स एंड सनलाइट। तो ये प्यारे बच्चों हमारा सीवर्क है, ये आपने याद करके राइट करना है जुबानी। अब हम अपने एचवर्क की तरफ आते हैं। एचवर्क में है हमारे पास एक क्वेश्चन, राइट नेम ऑफ एनी 3 इकोसिस्टम्स एंड लिस्ट डाउन देयर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। हमने कोई से भी 3 इकोसिस्टम्स के नेम बताने हैं,
हमने सी वर्क में भी यही आज पढ़ा है। कौन कौन से इकोसिस्टम्स हमने पढ़े थे? फॉरेस्ट, फ्रेश वाटर एंड डेजर्ट, और उनके बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स राइट करने हैं, बताने हैं। तो ये हमने सी वर्क में इसका आंसर कर लिया है। तो ये आपने वहाँ से इसका मतलब कि ये हमारे पास वही क्वेश्चन है सी वर्क वाला ही, तो ये आपने एच वर्क में राइट कर लेना है। राइट करके आपने KPS के पोर्टल पे शेयर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, लेसन को साथ साथ पीछे से रिवाइज करते जाना है। फी मानिला।